जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक है संधि। अपने आप में हर एग्जाम में एक से लेके दो प्रश्न अकेले इस संधि से पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संधि। और संधि का रोल हमारे हर एग्जाम में एक से लेके दो पर्सन होता है। आप जो भी एग्जाम दोगे वहाँ उनमें एक से दो पर्सन डायरेक्ट संधि से पूछे जाते हैं। संधि वाला टॉपिक लेने के पीछे जो लॉजिक है, कारण है, वो ये है कि अगर आपको शुद्ध वर्तनी वाला पर्सन आपके पेपर में आता है तो वो आपको बिना संधि के आप उसको नहीं कर सकते, यानी कि वर्तनी डिपेंड संधि पे है। दूसरा, उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के दोनों टॉपिक संधि पर डिपेंड है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द वो संधि पर ही डिपेंड है। अनेक अर्थी शब्द संधि पर डिपेंड है। और इसके बाद पांचवा टॉपिक आपका शब्दार्थ। किसी भी शब्द का मीनिंग दिया जाता है तो अगर आपको संधि आती है तभी आप बता पाओगे। तो अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय को दो टॉपिक मान ले तो 6 टॉपिक डायरेक्ट संधि से जुड़े हुए। और आपको यह ध्यान रखना है कि हम केवल संधि को संधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे, हम संधि को इसलिए भी समझेंगे ताकि हमें शुद्ध वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थी और शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें पता हो। क्लियर? तो हम एक साथ 6 अलग अलग टॉपिक, छठा टॉपिक हम इसको मान लेते हैं। ये उपसर्ग हो गया आपका, छठा टॉपिक हो गया आपका प्रत्यय। ये 6 टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक साथ समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं है जहां से संधि ना पूछी गई हो, शुद्ध वर्तनी ना आई हो, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन ना हो, पर्यायवाची, अनेकार्थी, शाब्दिक अर्थ ना हो। तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं इस संधि वाले टॉपिक को इनके साथ ऐड कर दूं तो ये मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 प्रश्नों की भूमिका में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 5 से 7 अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चंस की भूमिका में ये हमारे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को आपको सही तरीके से यहाँ पे क्लियर करना होगा। तो ये जो संधि शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। इसमें एक सम है और दूसरा यदि। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये आपका उपसर्ग है और ये आपका मूल शब्द है। और ये मूल शब्द है यहाँ धातु अर्थात क्रिया के रूप में। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो प्रश्न आपका ये बना कि इसकी शब्द संरचना क्या है। तो ये आपकी संधि की क्या है, शब्द संरचना है, यानी कि समोर्धि। संधि में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। संधि में मूल शब्द बताइए, धी। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है, जिसको हम क्या कहते हैं, धातु। दूसरा प्रश्न बना आपका संधि का शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ संधि का क्या है। शाब्दिक अर्थ है संधि का मेल, योग, सुलह और समझौता। जब भी 2 देशों, परिवार, मोहल्ले, पड़ोस के बीच में झगड़ा होता है तो उनके बीच में सुलह होती है अर्थात संधि होती है। उसमें दोनों की ही शर्त माननी पड़ती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, परिभाषा। 2 निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती
वर्णों का मेल। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे एक हमने हिम लिया, दूसरा आल्य, यहां से इधर से ए इधर से आ, दोनों मिलके बन गए आ। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैं एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। तो यहाँ पर ये जो स्वर हमने लिया है, तो प्रत्येक शब्द जो पहले होता है उसका अंतिम वर्ण हम लेते हैं। अंतिम वर्ण मैं एक व्यंजन है, और व्यंजन भी ये कैसे बना है, ये मैं एक व्यंजन जो है ये आधा मैं और ऐसे मिलके बना है। तो इसका अंतिम वर्ण तो ए हुआ, और बाद वाले का हम पहले वाला लेते हैं। एक वस्तु इधर से एक इधर से आ रही है, जब दोनों आपस में मिलेगी तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका हमें लास्ट वाला हिस्सा और इसका पहले वाला हिस्सा हमें लेना पड़ेगा। मेरी ये दो हाथ की उंगली यार मुझे एक बनानी होगी, तो एक छोर आगे वाला आपस में मिलेगा दूसरे छोर के साथ, तब जाके एक होंगे। अगर ये संधि नहीं होती तो हम इस शब्द को इस रूप में प्रयोग कर रहे होते, यहां दोनों शब्दों को आपस में मिलाकर। लेकिन संधि किसे कह रहे हैं हम? वर्णों के मेल को। और वर्णों का मेल कौन सा? जो निकटवर्ती है। निकटवर्ती वर्ण है दोनों हमारे ये वाले, तो यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कह रहे हैं। तो इस संधि ने क्या काम किया, इस मैं और आ का काम अकेले इस मां ने कर दिया। तो संधि क्या कर रही है, एक तो दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के माध्यम से नए शब्द का निर्माण कर रही है। ये वर्तनी गलत हो गई, ये वर्तनी सही हो गई। तो हमें संधि बताएगी हमारी कौन सी वर्तनी सही है। क्लियर? तो बेसिक प्रश्न क्या था, संधि में उपसर्ग बताइए, सम मूल शब्द बताइए। ठीक है, शाब्दिक अर्थ मेल योग सुलह। संधि का शाब्दिक अर्थ है जो आपस में हमने यहाँ मेल किया है। वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अब इस पूरे संधि का कॉन्सेप्ट क्या है? इस पूरे संधि का कॉन्सेप्ट ये है कि संधि के जो कार्य हैं, संधि के कार्य, तो संधि के कितने कार्य हैं? 4। कौन से? दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती, दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना करना। दूसरा, नए शब्द का अर्थ दो पुराने, नए शब्द का अर्थ दो पुराने शब्दों के अनुसार रखना। नए शब्द का अर्थ दो पुराने शब्दों के अनुसार रखना। तीसरा, शब्द की संरचना को छोटा करना। इसके बाद छोटा करना अर्थात संक्षिप्त करना। अर्थात संक्षेप करना। हिंदी शब्दकोश
हिंदी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी के आकार को छोटा बनाना, ये भी संधि का कार्य है। कैसे? जैसे हमने दो पुराने शब्द ले लिए, एक पूरा एक अवशेष, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब पूरा का अर्थ आपको पता नहीं, अवशेष का अर्थ भी नहीं पता है, क्योंकि आपको संधि नहीं आती है। पूरा का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन। यहां से हमने आ लिया, इधर से हमने ये वाला ए ले लिया और दोनों मिलके बन गया आ। अगर हमारे पास संधि नहीं होती तो हम जो ये शब्द बनाते वो इस रूप में बनता, यानी कि हम शब्दों के योग के माध्यम से नए शब्द बना रहे होते। जबकि पूरा अवशेष की जो शुद्ध वर्तनी है वो शुद्ध वर्तनी है ये वाली शुद्ध वर्तनी। और पूरा अवशेष का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पूरा का अर्थ प्राचीन, पहले का, अवशेष बचा हुआ भाग। तो प्राचीन जो अवशेष है, बचा हुआ भाग है, उसको पूरा अवशेष कहते हैं। अर्थात पहले का जो अवशेष बचा है वो पूरा अवशेष है। तो इसमें आपको शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। इसमें से आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग कौन सा है हमारा? आव उपसर्ग है। तो यहाँ पूरा क्या है? एक अविकारी शब्द है, अव्यय है। ये भी पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अविकारी शब्द मतलब क्या है? जो इसको हम प्राचीन कहते हैं, पुराना कहते हैं, पहले का कहते हैं। तो यहाँ ये पूरा और अवशेष मिलके एक हमने नया शब्द बना लिया, पूरा अवशेष। ये शब्द जो हम प्रयोग कर रहे थे ये प्राचीन के अर्थ में कर रहे थे, पुराने के, पहले के अर्थ में कर रहे थे। अवशेष का प्रयोग बचे हुए भाग में, इन दोनों शब्दों को पास पास में लाए, इनके दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाया और इन दोनों से एक नया शब्द बना लिया। अब देखो संधि ने यही चार काम किए हैं। क्या क्या किए हैं? दो पुराने शब्द, कौन से? पूरा और अवशेष। निकटवर्ती वर्णों का मेल, कौन सा? आ और ए। ये कहां से आया? यहां से। ये कहां से आया? यहां से। वर्णों का मेल द्वारा नए शब्द की रचना। नया शब्द कौन सा है? पूरा अवशेष। नए शब्द का अर्थ दो पुराने शब्दों के अनुसार रखना। नए शब्द का अर्थ क्या है? पुराना, अवशेष बचा हुआ भाग। ये पूरा क्या है? प्राचीन, पुराना। अवशेष क्या है? बचा हुआ भाग। ये भी कंडीशन अप्लाई, ये भी कंडीशन। शब्द की संरचना को छोटा करना। पहले शब्द क्या बना था? ये। इस पूरे का काम अकेले किसने कर दिया? रा ने कर दिया। शब्द की संरचना हो गई छोटी, जो कि शुद्ध वर्तनी है। हिंदी शब्दकोश के आकार को छोटा करना। जब हिंदी शब्दकोश में पूरा और अवशेष दोनों दिए हुए हैं तो इसका अर्थ देने की आवश्यकता नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम हिम और आल्य से हिमालय बना रहे थे तो हिंदी शब्दकोश में हिम का अर्थ बर्फ बता दिया गया, आल्य का अर्थ जो है घर बता दिया गया। तो हमें हिमालय का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये बर्फ का घर हुआ, इसका अर्थ बर्फ है, इसका अर्थ घर है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? बर्फ का घर। तो जो पुराने शब्द हैं उनका जो मीनिंग होगा, उनसे बनने वाले नए शब्द का मीनिंग भी वही रहेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर उनसे जो नया शब्द बनाते हैं उसको हम संधि का कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर? समाज में बिखरा पड़े हुए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब समाज में आप एक शब्द प्रयोग कर रहे हो दही का और एक प्रयोग कर रहे हो बड़ा, तो एक इधर से ये उठाया दही और एक उधर से ये उठाया बड़ा, तो बना दिया दही बड़ा। अब इनमें वर्णों का मेल नहीं हुआ, दो शब्दों आपस में एक साथ आए, तो ये समास का उदाहरण है, ये समास और संधि दोनों का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें समास और संधि दोनों हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें केवल समास है, संधि नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम शब्दों के माध्यम से जो नए शब्द बना रहे थे, दही का प्रयोग अलग कर रहे थे, बड़ा का प्रयोग अलग, और दही बड़ा एक नया शब्द आ गया। जब समाज में पहले ये दो शब्द थे, इन्हीं से तो हमने ये बनाए। तो हमारे पास चार कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां से हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक संधि,
समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और ये चारों वो है जो पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ हम शब्दों के मेल के माध्यम से समास में नया शब्द बनाते हैं, यहाँ वर्णों के मेल के माध्यम से नया शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग में आगे शब्दांश लगा के किसी शब्द के नया शब्द बना लेते हैं, और प्रत्यय में पीछे शब्दांश लगा के नया शब्द बना लेते हैं। और यही चारों चीजें बार बार, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है अब तक जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से प्रश्न ना पूछे गए हो, वर्तनी का और शाब्दिक अर्थ का प्रश्न ना पूछा गया हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये संधि के जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए आया हिंदी के अंदर? पुराने शब्दों से निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर नए शब्द को बनाने के लिए। इसके बाद अगर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद आपको आगे पढ़ना है संधि के भेद। क्या है? संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर संधि। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। स्वर संधि। दूसरा क्या है आपका? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है आपका? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। तो कितने भेद हो गए संधि के? 3 भेद हो गए। यहां तक क्लियर है? जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी का भी कोई डाउट अब तक जो बेसिक प्रश्न थे उनसे, ज्यादातर जो क्वेश्चन है 99% वो यहां से पूछा जाता है इनसे। वो क्या करेगा, आपको शब्द दे देगा, उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा, या पूछेगा कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, या संधि विच्छेद से कौन सा शब्द बनेगा। इस तरीके से वो शब्द देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शब्द ले लिया भावार्थ, और यहाँ पे शब्द ले लिया हमने समाचार, और यहाँ शब्द ले लिया हमने निर्धन। अब आपसे पूछेगा कि भावार्थ, समाचार, निर्धन में कौन सी संधि है, तो आपके पास तरीका क्या है? इनको आपको ऐसी जगह से अलग करना है जहां इनका मीनिंग हो जाए, दोनों सार्थक शब्दों के रूप में आ जाए। इसको ऐसी जगह से तोड़ो जहां इनका मीनिंग हो। चलो जी, हम इनके टुकड़े करके आपको दिखाते हैं। एक टुकड़ा तो इसका हमने ये कर दिया, दूसरा टुकड़ा कर दिया हमने इसका ये वाला, तीसरा कर दिया हमने ये वाला, चौथा कर दिया हमने ये वाला, पांचवा कर दिया हमने ये वाला, और छठा कर दिया हमने और हो सकता है कोई? ये वाला। ऐसे ही इसके जब टुकड़े करने लगे तो एक तो हमने ये कर दिया, दूसरा ये कर दिया, तीसरा ये कर दिया, और चौथा ये किया। इसके हो सकते हैं, एक हमने ये कर दिया, दूसरा हमने ये कर दिया, तीसरा हमने ये किया, और चौथा हमने ये किया। आपसे इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, मैंने तो 6 भी दिए। आपसे पूछेगा कि इनका सही संधि विच्छेद बताओ। संधि विच्छेद का मतलब ये है
कि ये शब्द बनने से पहले अपने कौन से दो रूप में था, ये शब्द बनने से पहले अपने कौन से दो रूप में था। उसके लिए कंडीशन हमारी ये है कि उसका मीनिंग होना चाहिए, वे दोनों सार्थक होने चाहिए, क्योंकि सार्थक शब्दों से ही हम नया सार्थक शब्द बना सकते हैं। कभी भी निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द नहीं बनते हैं, तो उनका मीनिंग होना कंपलसरी है। तो जब मीनिंग होना कंपलसरी है तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग है, इसका नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आपने ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लिखा भी है और देखा भी है, तो राइट यही हुआ। तो यानी कि दोनों का अर्थ होना जरूरी था। यहाँ पे इसमें से जो आप फोर्थ बता रहे हो, इसके नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है ये, तो इस वजह से ये तो आज तक आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। अगर आपको नहीं पता कि इनका मीनिंग क्या है, ना तो आपको भाव का अर्थ पता ना अर्थ का, तो आपको ये देखना है कि आपने पढ़े लिखे सुने क्या है। जो चीज आज तक आपने पढ़ ली, लिख ली, सुन ली, देख ली, समझ लो वो सार्थक है। क्लियर? इसमें से इसका कोई मीनिंग नहीं है। सह का तो अर्थ है सपूत में सह, ठीक है, सह परिवार में सह का अर्थ है। इसमें यहाँ समा का कोई अर्थ नहीं है। ये वाला समा तो है, ठीक है, समा परवाना, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका यहाँ पे सम और आचार है, इसका मीनिंग नहीं है, अर्थ वही होना चाहिए ना जो इसका है। तो यहाँ पे इसका अर्थ है, तो इधर से राइट आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ इसका नहीं, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसमें भी राइट क्या हो गया आपका फोर्थ। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि जो इनके लास्ट वाले थे वो आपने पढ़े लिखे सुने और देखे थे, तभी उनका यहाँ पे प्यारे दोस्तों अर्थ हुआ। और सार्थक शब्दों से ही क्या है, सार्थक शब्द बनते हैं। ये चीज मैं केवल इसलिए आपको बता रहा था कि आपके जहन में केवल एक बात फिट हो जाए कि यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थ। जैसे ये भाव है और ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, ये सम है और ये आचार है, और ये क्या है, नी और धन है। यहाँ दोनों का मीनिंग है, ठीक है। नी का अर्थ बिना, धन का अर्थ पैसे, जो बिना पैसे का है निर्धन। सम आचार, आचार व्यवहार, जहां समान व्यवहार हो क्या कहलाता है, समाचार। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस विसर्ग का परिवर्तन रह में किया, तो जब विसर्ग का परिवर्तन रह में हुआ है तो विसर्ग संधि होगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैं और आ मिलके ये क्या बना, माँ बना। एक व्यंजन है, एक स्वर, तो जहां दो व्यंजन हो या एक व्यंजन हो दोनों वर्णों में, वो व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। और यहाँ दोनों क्या है, यहाँ दोनों के दोनों स्वर वर्ण है, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये स्वर संधि कहलाई। ये दोनों स्वर थे, स्वर संधि, इनमें एक व्यंजन एक स्वर था, व्यंजन संधि। विसर्ग का परिवर्तन रह में हुआ, इसलिए कहलाई विसर्ग संधि। क्लियर? इसलिए क्या कहलाई, विसर्ग संधि। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, 11 स्वर में से डेफिनेशन बनेगी 11 स्वर वर्ण में से इन्हीं दो स्वर, इन्हीं दो स्वर वर्ण का मेल हो तो क्या कहलाती है, स्वर संधि। इसमें क्या बनेगी, व्यंजन के साथ में स्वर वर्ण आ जाए, या फिर व्यंजन के साथ में व्यंजन वर्ण आ जाए, अर्थात दो वर्णों में से कोई एक व्यंजन हो तो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या होगा, वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, वर्ण का विसर्ग में
परिवर्तन होगा, वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होगा, या फिर विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होगा। वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन या विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 स्वर वर्ण में से किन्हीं 2 स्वर वर्ण का मेल होगा तो स्वर संधि। 2 व्यंजनों का जहां मेल हो रहा है उनमें से कोई एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन संधि। ये वाला वर्ण विसर्ग में बदल जाए या ये विसर्ग इस वाले वर्ण में बदल जाए या किसी भी वर्ण में बदल जाए तो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ आपको इनकी परिभाषा बताई गई। यहाँ पे स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा भेद है यण संधि, तीसरा भेद है गुण संधि और 4th भेद है वृद्धि संधि और 5th भेद है अयादि संधि। ये 5 भेद किसके हैं, स्वर संधि के। तो ये किसके भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से जो दीर्घ संधि है वो कहाँ होती है, उसकी क्या कंडीशन है। दीर्घ संधि होने की कंडीशन, दीर्घ संधि की कंडीशन ये है जहां 2 सजातीय वर्ण, सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, जहां 2 सजातीय, एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि। दूसरा, जहां किन्हीं 2 स्वर वर्णों के योग से आ, ई, ओ और री वर्ण बने, इसके बाद तीसरी कंडीशन, जहां ए के साथ में ए आ जाए, आ बने, ई के साथ में ई आके बड़ा ई बने, ऊ के साथ में बड़ा ऊ आके ये वाला ऊ बने और री के साथ में री आके बड़ा री बने। ये जो कंडीशन है तीनों
ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ये भी वही कंडीशन को बता रही है, जहां सजातीय, ये सजातीय वर्ण है, ठीक है, सारे किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ये आ ई उ ये वाले जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे वही कंडीशन है जो यहाँ ऊपर लिखी गई है। तीनों एक ही बात को कह रही हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको याद रह गई तो आप कभी भी दीर्घ संधि में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। सजातीय का मतलब क्या है? एक जैसे वर्ण। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द ले लिया यहां, दयानंद, कार्यालय, विद्यार्थी, देवालय, दीपावली। अब आपसे पूछेगा शब्द देके इसका सही संधि विच्छेद बताइए, इसमें संधि बताइए कौन सी संधि है। या तो वो ऑप्शन आपको ये देगा इस शब्द देके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, या फिर आपको ऑप्शन 4 इनमें से देगा। अब ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब आप इनका सही संधि विच्छेद करो। पहला काम आपका ये है कि आप शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जहां उसका मीनिंग हो जाए। तो जब आप इनको सार्थक शब्दों में विभाजित कर लो, तोड़ लो, अलग अलग कर लो, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। वो क्या कहलाएगा? वो संधि विच्छेद कहलाएगा। तो ये क्या है? ये देव और आल्य है। ये क्या है? ये दीप और, आवली का अर्थ होता है पंक्ति, दीप का अर्थ होता है दिया। दिए की जो पंक्ति होती है उसको कहते हैं हम दीपावली। क्या कहेंगे उसको? दीपावली। यहां से कौन से वर्ण आए? आ के साथ में, इधर ए के साथ में आ है, इधर आ के साथ में ए, इधर ए के साथ में आ है, और इधर ए के साथ में आ। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ? जब आपसे ये पूछा जाए तो ये आपके सामने है। इन दोनों को मिला के आ बनेगा, इन दोनों को मिला के भी आ बनेगा, इन दोनों को मिला के भी आ बनेगा, इन दोनों को मिला के भी आ बनेगा, और इन दोनों को मिला के भी आ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये नियम है, रूल है। ए के साथ में ए आएगा, आ ही बनाएगा। ए के साथ में ये वाला आ आएगा तो भी यही बनेगा। इसके साथ आ के साथ में ए आएगा तो भी आई ही बनेगा, और आ के साथ में आ आएगा तो भी आ ही बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी आ है, यहाँ लगा हुआ है ये, तो इस पे आप 4 को कर दोगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई वर्ण ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 छोटे आए, एक छोटा एक बड़ा आए, एक बड़ा एक छोटा आए, या दोनों बड़े आए, तो बनेगा तो आ ही, क्योंकि ये तो कोई वर्ण ही नहीं है ना हमारा। ना तो ये बन सकता है, ना ये बन सकता है। वर्ण तो हमारा यही है। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, इसमें से लास्ट वाला ले लिया हमने, इधर हमने पहला लिया, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आपस में मेल योग करके उनसे हम एक नया शब्द बना लेते हैं, और वो बन गया दयानंद। अगर ये दया और आनंद समाज में पहले से नहीं होते, कार्य और आल्य नहीं होते, तो आज हमारे पास ये कार्यालय शब्द नहीं होता। आल्य का अर्थ है घर, तो काम करने का जो घर है वो कार्यालय है। विद्या को ग्रहण करने वाला अर्थ ही मतलब ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। ऐसे ही देवताओं का जो घर है वो देवालय। तो ये सारे के सारे इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन है आपकी, ये पहली कंडीशन। ए और ए के साथ में आ, ये क्या बना दिया आपने? आ बना दिया। 2 सजातीय एक जैसे वर्ण
सजाती है एक जैसे, एक जैसे, एक जैसी। दो सजाती है एक जैसे वर्णों का मेल हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? आवली का अर्थ पंक्ति। दिए की जो पंक्ति है दीपावली, दीपावली पे क्या होता है? दिए की पंक्ति आप लगाते हो। जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो हिंदी का हो या आपके पूरे पेपर का सिलेबस, वो पीडीएफ फॉर्मेट में स्टूडेंट कॉपी के रूप में नोट्स वाली कैटेगरी में ऑलरेडी पहले से मेंशन है। क्लियर? एक बार नोट्स की कैटेगरी को चेक करना, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी और आपका पूरा सिलेबस वहाँ आपको मिलेगा। पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ें आपके हर एग्जाम में पूछी जाएगी। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, इसी वजह से जानबूझ के ये टॉपिक लेने के पीछे पर्पज केवल एक ही था, और वो ये था कि आपका संधि वाला पर्सन भी सही हो जाए, आपका शुद्ध वर्तनी सही हो जाए, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द। कोई पेपर उठाओ, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां इनसे प्रश्न ना पूछा गया हो। तो हम इतना ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा है कि इतना ही पढ़ ले हम, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो जरूरी है। ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें पर्यायवाची ना आया हो? ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय ना पूछा गया हो? ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें शुद्ध वर्तनी या शब्दार्थ ना आया हो? ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें संधि से क्वेश्चन ना हो? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एक शब्द से मेरे से पूछोगे आप, उससे ज्यादा बढ़िया है आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने आप डिसाइड करो। क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है? आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जो मैं यहां लिख रहा हूं उसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलो जी, मैं इस पे नंबर डाल देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से कौन कौन से शब्द शुद्ध वर्तनी के रूप में यहाँ लिखे हुए हैं? कितने शब्द यहाँ शुद्ध है? ये आपके 600 रुपया का प्रश्न है, मैं फोन पे करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको केवल मोबाइल नंबर देना है, तो फोन पे के माध्यम से आपको मिलेंगे 600 रुपया, अगर आपने इसका राइट आंसर दिया तो। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, क्योंकि मैं संधि के माध्यम से संधि वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में भी बता रहा हूं। तो यहां पर इसका जब हम सही संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे होगा? ये बनेगा रवि और इंद्र, ये बनेगा कवि और इंद्र, और ये रवि और ईश, और ये रजनी और ईश, और ये बनेगा नदी और ईश, और ये बनेगा कपि और ईश। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, मैं ये जो पैसे दे रहा हूं ये 2 बार मैं देता हूं, एक बार दिवाली के आसपास, एक बार होली के आसपास, ताकि आपकी होली और दिवाली अच्छी रहे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ से क्या लिया हमने? ई, इधर से भी ई, और ये वाला ई, इधर से दोनों ये वाले ई, इधर से ये वाला ई, इधर से ये वाला ई, दोनों को मिला के जो वर्ण बना हमारा वो था आपका बढ़ाई। इसमें भी बढ़ाई, इसमें भी बढ़ाई, इसमें भी बढ़ाई। बहुत सारे बच्चों को अपनी गलती समझ में आ गई होगी कि आपने गलती कहाँ की। इनमें से केवल और केवल 2 वर्तनी सही हैं। एक वर्तनी है आपकी ये 4th नंबर, और एक है ये 5th नंबर, बाकी सारे गलत है।
इसकी सही वर्तनी क्या होगी रविंद्र की? ये वाला। कविंद्र की सही वर्तनी क्या होगी? ये वाला। रवीश की सही वर्तनी होगी ये। रजनीश नदीश सही है और कपीस की सही वर्तनी होगी ये वाली। ये दोनों आपकी सही थी। तो फोर्थ और फिफ्थ जिसने आंसर दिया है वो तो सही है, बाकी सबका गलत है। जब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से छोटा ई हमने लिया, इसमें से छोटा ई, दोनों ई मिलके बड़ा ई है, तो गलती क्या हुई? छोटे ई के स्थान पे बड़ा ई आएगा। छोटे ई के स्थान पे बड़ा ई। इसके बाद यहाँ पे भी ई है। अगर एक बार बीच में लाइट चली गई थी, कट हुआ, ठीक है, बाकी यूपीएस लगा हुआ है, उसके आधार पे अब क्लास चल रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो एक बार कुछ स्टूडेंट ओके करो। सब कुछ ठीक ठाक है ना जी? हाँ करेंगे, अब क्लास छोड़ के करेंगे फोन पे, ठीक है। नंबर नोट कर लिया आपका, ठीक है। अब देखो आगे, ऐसे इन्हीं साथ के साथ थोड़ा ही होता है, टॉपिक कंप्लीट होगा तब पैसे देंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, ये दो छोटे ही बड़ा ही, इधर पे बड़ा ही, एक छोटा एक बड़ा, बड़ा इधर पे भी ये सही था, ये सही था। यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा, तो क्या हो गया? बड़ा ही। तो ये वर्तनी, ये कपीस की ये वर्तनी है, इसकी ये वर्तनी, इसकी ये वर्तनी, इसकी ये वर्तनी। दूसरा मैं आपको ये बताया था कि पर्यायवाची शब्द भी हम संधि के आधार पे करते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा ये रजनीश किसका पर्यायवाची है? तो रजनी रात, ई स्वामी। तो रात का जो स्वामी है वो क्या कहलाया? रजनीश। तो रात का स्वामी क्या हो गया? चंद्रमा। तो यहाँ रजनीश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो रजनीश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। नदी का जो स्वामी है वो नदीश। तो ये नदीश किसका पर्यायवाची है? सागर का पर्यायवाची है। कपि बंदर, ई स्वामी। बंदर का जो स्वामी है वो क्या कहलाया? बंदर का स्वामी कहलाया हनुमान। तो ये कपीस हनुमान का पर्यायवाची है, नदी सागर और समुद्र का पर्यायवाची है, रजनीश चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची शब्दों का पता, शुद्ध वर्तनी का पता संधि के आधार पर ही चलता है। अगर आपका संधि सही ढंग से कंप्लीट है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। यहां पे आ जाओ। इसके बाद यहां शब्द हैं भानुदय, गुरु उपदेश, मंजूषा, वधु उत्सव, लघु उर्मी। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये जो पर्सन है आपका, ये 1,000 रुपया का है। 1,000 रुपया फोन पे। ये हमारे पास जो आपने नंबर भेजे, मोबाइल नंबर, ये सेव रहते हैं, ठीक है। तो हम एक बार चेक करके पीछे ले जाके वो सारे आपके मोबाइल नंबर देख लेंगे जिसने बच्चे ने राइट आंसर दिया, किसका राइट आंसर सबसे पहले आया, और उसका मोबाइल नंबर वो हम सिस्टम से चेक कर लेंगे। 1,000 रुपया का पर्सन है। पर्सन ये है कि शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है जी? शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है इनमें से। वेरी गुड। देखो जिसका आंसर पहले आएगा सही, पैसा उसी को मिलेगा। ये तो आप ना गूगल पे सर्च करके या जो 5-7 मिनट के बाद आंसर भेजते हो उस पे नहीं, ठीक है। जो भी सही आंसर देगा 1,000 रुपया उसको मिलेंगे इसके लिए। वेरी गुड, क्या बात। इसमें से देखो, इसमें ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इनमें से कोई भी शब्द सही नहीं है। क्यों नहीं सही है वो देखो। ये क्या है?
भानु और उदय, भानुदय। इसमें क्या है, गुरु और उपदेश, गुरु उपदेश। और इसमें क्या है, ये मंजू और उषा, मंजूषा। और ये क्या है, वधु और उत्सव, वधुत्सव। और ये क्या है, लघु और उर्मी, लघु उर्मी, लघु और उर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर, लघु का मतलब होता है छोटी, जो छोटी लहर होता है लघु उर्मी। छोटी बहू को भी लघु उर्मी कहते हैं। यहां से छोटा ऊ आया, इधर से भी छोटा ऊ है। गुरु में छोटा ऊ होता है, उपदेश में भी छोटा ऊ है। इसमें बड़े वाला ऊ है, इधर छोटा ऊ है। इसमें यहाँ छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है। इसमें यहाँ छोटा ऊ है और इधर क्या है, बड़े वाला ऊ। अब इनको मिला के ये जो बनता है, ये बड़ा ऊ बनेगा, ये भी बड़ा ऊ बनेगा, ये भी बड़ा ऊ बनेगा, ये भी बड़ा ऊ बनेगा और ये भी बड़ा ऊ बनेगा। तो फिर इसमें से कोई भी वर्तनी सही नहीं थी। इनमें गलती क्या क्या थी, इसमें यहाँ ये बड़ा ऊ आना था, इसमें यहाँ ये बड़ा ऊ आना था, इसमें यहाँ पर ये अनुस्वार आना था व्यंजन के स्थान पर, इसमें यहाँ ये बड़ा ऊ आना था, इसमें बड़ा ऊ आना था। क्लियर। आपने अभी थोड़ी देर पहले 600 रुपया जीते और अभी 1000 रुपये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया आपने गलत। जहां तक मेरा मैथ का मुझे ज्ञान है वो ये कहता है कि अगर मैं 1000 में से 600 रुपया माइनस कर दूं तो ये 400 रुपया मेरे आपके ऊपर उधार है, जो आपको दिवाली या होली पर लेके आना है मेरे पास। इसमें 400 रुपया में मिठाई भी आ सकती है दिवाली की, और इसमें होली की गुजियां भी आ सकती है। वो आपका जो मन करे वो आप लेके आ जाना, क्योंकि कैश में लेता नहीं, मैं सारा काम जो है ना ऑनलाइन करता हूँ। आपको भी पैसे दूंगा तो ऑनलाइन ही दूंगा, फोन पे के माध्यम से। कैश से मुझे डर लगता है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। 400 रुपया आपके ऊपर उधार है। जो ये कह रहे थे चलती हुई क्लास में, सर पैसे भेज दीजिए, ठीक है, तो प्लीज वो जल्दी ना करें। होली या दिवाली पे ही आपको आना है, ठीक है। ज्यादा जल्दी नहीं करनी है आपको पैसे देने की, क्योंकि इसमें से किसी भी बच्चे का ये आंसर सही नहीं था, सबने आंसर गलत दिया है। तो जब आप उधर सही आंसर दे रहे थे और इधर आंसर आप गलत दे रहे हो, तो जो पैसे आपने पहले जीते थे वो तो माइनस हो गए। इसमें से 1000 में से तो 400 रुपया बचे। थोड़ा सा लिख लेना, मैं याद दिलाता रहूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ऊ का अंतर समझो, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। ये आधार है और ऊ को मिला के बना है, और ये आधार है और बड़े ऊ को मिला के बना है। दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है ना वो गुरु में होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो रूप में होता है। मेरा नाम अरुण है, अरुण में हम इसका प्रयोग करेंगे। और एक शब्द होता है रूपक, रूपक में आप इसका प्रयोग करोगे बड़े ऊ। बस दोनों में अंतर ये है, इसमें घुंडी मुड़ी हुई होती है, तो ये घुंडी मुड़ी हुई है तो बड़ा ऊ है। जब दो छोटे ऊ मिल के बड़ा होगा तो वो वाला शब्द गलत था, सही अब हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। वर्तनी के रूप में इस मंजूषा की जो सही वर्तनी होगी वो होगी ये वाली, ये वाली, क्योंकि जो चय वर्ग का अंतिम वर्ण है इसके स्थान पे तो अनुस्वार आता है। ये वाला मंजूषा सही होगा। संधि में क्या पढ़ा, शब्द की संरचना को छोटा करना संधि का काम है। ये तो संरचना बड़ी है, जब इसके स्थान पे अनुस्वार आएगा तभी तो मंजूषा कहते हैं सारणी को, तालिका को। मंजूषा किसको कहते हैं, सारणी को कहते हैं, तालिका को कहते हैं। इसको कहेंगे तालिका को कहेंगे, सारणी को कहेंगे। क्लियर। वधूत्सव जब शादी होती है, दुल्हन को लेके आते हैं, उसके बाद जो पार्टी दी जाती है वही वधूत्सव है। क्लियर। तो यहाँ पे छोटा ऊ इधर छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी होगी तो बड़ा ऊ होगा। लघु मतलब छोटा, उर्मी लहर, तो जो छोटी लहर है लघु उर्मी, दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ है। ऐसे यहाँ गुरु का छोटा ऊ, इसका छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना, यहाँ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना। ये सारी की सारी कंडीशन आपकी
ये अप्लाई हो गई इस पर। ये पहली, दूसरी, तीसरी। आपने ए भी बना लिया, ई भी बना लिया, ऊ भी बना लिया। अब जो री है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे। ये पितृ, इधर से आ गया ऋण, यहां से आया री, इधर से आ गया री, ये दोनों मिलके क्या बन गया? ये बन गया बड़ा री। इस छोटे री का प्रयोग तो होता है ऋषि में, ऋषि में ये वाला री आता है, और ये वाला बड़े री का प्रयोग होता है ऋचा में। ये संस्कृत में 12वां स्वर है, इसीलिए इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा पितृ ऋण। एक री ये, दूसरा री ये है इसका एग्जाम्पल। अब ये री भी बन गया। चौथी कंडीशन ये थी, दो छोटे री मिलके बड़ा री, एक तो यहां से लेके यहां तक और एक दूसरा फिर इसमें ये वाला, जो रीचा में यहां से लेके यहां तक और इसमें फिर एक और ये रीचा में प्रयोग, ये छोटा री ऋषि में प्रयोग होता है। तो पितृ में से ये री ले लिया, ऋण में से री लिया, तो क्या बन गया? पितृ ऋण। तो ये वर्तनी सही हुई। तो ये कहाँ बना? ये पितृ ऋण में बना। तो ये था आपका दीर्घ संधि और उसके तमाम एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में लेंगे यण गुण, वृद्धि और आदि संधि। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।